नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई नेटवर्क की एक और बेहतरीन और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, कुछ कारणों की वजह से पाई जीसीवी जायंट चैनल में थोड़ी दिक्कत आ गई है। जब तक चैनल की समस्या ठीक नहीं हो जाती, तब तक हम इसी चैनल पर काम करेंगे। सभी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो अब इसी चैनल पर आएंगी, तो आप सभी पायनियर्स से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने भाई को दिल से सपोर्ट करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारा मकसद है आप सभी पायनियर्स के लिए काम करना। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी अपना सपोर्ट जरूर दिखाएंगे, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, आज की यह वीडियो शायद आपकी सोच को पूरी तरह बदल दे, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस बड़े बदलाव की जो धीरे धीरे पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने की तरफ बढ़ रहा है। दोस्तों, अभी तक बहुत सारे लोग क्रिप्टो को सिर्फ ट्रेडिंग और क्विक प्रॉफिट का जरिया मानते थे, लेकिन अब दुनिया एक ऐसे मोड़ पर पहुंच रही है जहां ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी केवल इन्वेस्टमेंट नहीं, बल्कि फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर बनती दिखाई दे रही है। और दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पूरी ग्लोबल मूवमेंट के बीच एक नाम बार बार सामने आ रहा है, और वह नाम है पाई नेटवर्क। आज हम बात करेंगे स्ट्रैटेजी की, टेक्नोलॉजी की, ग्लोबल पॉलिटिक्स की और उस साइलेंट प्रेपरेशन की जो शायद कई सालों से चल रही थी। दोस्तों, हाल ही में अमेरिका के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, उन्होंने पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर एक्साइटमेंट और टेंशन दोनों पैदा कर दिए हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा लग रहा है कि अमेरिका अब क्रिप्टो को कंप्लीटली इग्नोर करने या रोकने की बजाय ऑफिशियली रेगुलेट करने की तरफ बढ़ रहा है। और दोस्तों, यही वह पॉइंट है जहां से पूरी कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि जब कोई टेक्नोलॉजी इलीगल जोन से निकलकर रेगुलेटेड जोन में एंटर करती है, तब सबसे ज्यादा फायदा उन्हें मिलता है जो पहले से प्रिपेयर्ड बैठे होते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका जैसे पावरफुल कंट्री को डिजिटल एसेट्स के लिए नया लीगल फ्रेमवर्क बनाना पड़ रहा है। देखिए दोस्तों, दुनिया तेजी से बदल रही है। आज पेमेंट्स बदल रहे हैं, बैंकिंग बदल रही है, कॉमर्स बदल रहा है, और सबसे बड़ी चीज, ट्रस्ट का मॉडल बदल रहा है। पहले लोगों को केवल गवर्नमेंट्स और बैंक्स पर ट्रस्ट करना पड़ता था, लेकिन ब्लॉकचेन ने पहली बार दुनिया को यह दिखाया कि डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स भी काम कर सकते हैं। और दोस्तों, यही चीज ट्रेडिशनल फाइनेंशियल पावर्स को सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल करती है, क्योंकि ब्लॉकचेन का मतलब है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। अब दोस्तों, थोड़ा हिस्ट्री समझते हैं। जब इंटरनेट शुरू हुआ था, तब भी गवर्नमेंट्स कंफ्यूज थीं कि इसे कैसे कंट्रोल किया जाए। जब सोशल मीडिया आया, तब भी बहुत कंफ्यूजन था, लेकिन जैसे जैसे अडॉप्शन बढ़ा, गवर्नमेंट्स को रूल्स बनाने पड़े। और दोस्तों, आज बिल्कुल वही चीज ब्लॉकचेन और क्रिप्टो के साथ हो रही है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इस बार मामला इंफॉर्मेशन का नहीं, बल्कि मनी और फाइनेंस का है। और जहां फाइनेंस आता है, वहां गवर्नमेंट्स कभी भी कंप्लीटली पैसिव नहीं रहती। दोस्तों, अब बात करते हैं क्लैरिटी एक्ट की। यह सिर्फ एक नॉर्मल बिल नहीं माना जा रहा, बल्कि बहुत सारे एनालिस्ट्स इसे फ्यूचर डिजिटल इकोनॉमी का फाउंडेशन मान रहे हैं, क्योंकि यह बिल कोशिश कर रहा है यह तय करने की कि कौन सा डिजिटल एसेट सिक्योरिटी है और कौन सा डिजिटल कमोडिटी। अब दोस्तों, यह सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन असल में यही पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहा है। कई प्रोजेक्ट्स सालों से डर में काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता कि फ्यूचर में रेगुलेटर्स उन्हें किस कैटेगरी में डाल देंगे। और दोस्तों, इसी अनसर्टेनिटी ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट्स को रोक कर रखा हुआ था। लेकिन अब अगर क्लियर लॉज आने शुरू होते हैं, तो पूरा गेम बदल सकता है। अब दोस्तों, यहां सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अगर रेगुलेशंस आते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा?
उन प्रोजेक्ट्स को जो पहले से कंप्लायंस रेडी होंगे। और दोस्तों, यही वजह है कि अब बहुत सारे लोग पाई नेटवर्क को अलग नजर से देखने लगे हैं, क्योंकि पाई नेटवर्क ने शुरुआत से ही कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जो बाकी प्रोजेक्ट्स ने इग्नोर किए, जैसे केवाईसी सिस्टम, ग्लोबल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोसिस्टम बिल्डिंग, यूटिलिटी फोकस और सबसे बड़ी बात, मोबाइल एक्सेसिबिलिटी। दोस्तों, बहुत सारे लोग अभी भी सोचते हैं कि पाई सिर्फ एक माइनिंग ऐप है, लेकिन अगर आप डीप लेवल पर चीजों को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ आएगा कि यह प्रोजेक्ट खुद को एक लॉन्ग टर्म डिजिटल इकोसिस्टम की तरह पोजीशन कर रहा है। अब दोस्तों, थोड़ा अडॉप्शन की बात करते हैं। किसी भी टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी ताकत उसकी कोडिंग नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका यूजर बेस होता है। अगर टेक्नोलॉजी बहुत पावरफुल है लेकिन यूजर्स नहीं है तो उसका इंपैक्ट लिमिटेड रह जाता है। लेकिन अगर करोड़ों लोग किसी नेटवर्क से इमोशनली और प्रैक्टिकली जुड़ जाएं तो वही नेटवर्क पावरफुल बन जाता है। और दोस्तों, पाई नेटवर्क की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही मानी जाती है। उसने शुरुआत से ऑर्डिनरी पीपल को टारगेट किया। जहां बाकी क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स टेक्निकल कम्युनिटीज में लिमिटेड रहे, वहीं पी ने कॉमन स्मार्टफोन यूजर्स तक पहुंचने की कोशिश की। और दोस्तों, यह स्ट्रैटेजी छोटी नहीं होती, क्योंकि फ्यूचर उन्हीं टेक्नोलॉजीज का होता है जो मैसेज तक पहुंचती हैं। अब दोस्तों, यहां एक और साइकोलॉजिकल फैक्टर समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग मार्केट को सिर्फ चार्ट्स और प्राइसेस से समझते हैं, लेकिन रियलिटी में मार्केट इमोशंस से चलता है। फियर, होप, बिलीफ, कम्युनिटी, स्ट्रेंथ, नैरेटिव, ये सभी चीजें किसी भी एसेट की जर्नी को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। और दोस्तों, पाई नेटवर्क ने पिछले कई सालों में एक बहुत स्ट्रांग कम्युनिटी नैरेटिव बिल्ड किया है। लाखों लोग डेली माइनिंग करते रहे, कम्युनिटीज बनी, लोकल ट्रेडिंग डिस्कशंस हुई, इकोसिस्टम इवेंट्स हुए और धीरे धीरे एक ग्लोबल मूवमेंट जैसा एनवायरनमेंट बनने लगा। अब दोस्तों, जरूरी नहीं कि हर प्रिडिक्शन फ्यूचर में एग्जैक्टली सच हो, लेकिन इतना जरूर है कि स्ट्रांग कम्युनिटीज किसी भी प्रोजेक्ट को सर्वाइवल पावर देती हैं। अब दोस्तों, थोड़ा डीपर लेवल पर सोचिए। अगर फ्यूचर में दुनिया डिजिटल एसेट्स को ऑफिशियली एक्सेप्ट करने लगती है तो सबसे वैल्यूएबल चीज क्या होगी? सिर्फ कॉइन नहीं, बल्कि इकोसिस्टम, रियल यूजेज, आइडेंटिटी सिस्टम्स, वेरीफाइड यूजर्स, डेवलपर एक्टिविटी, मर्चेंट एडॉप्शन और डिसेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। और दोस्तों, यही कारण है कि अब डिस्कशन सिर्फ प्राइस तक लिमिटेड नहीं रही। अब डिस्कशन यूटिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ शिफ्ट होने लगी है। अब दोस्तों, बात करते हैं डिसेंट्रलाइज्ड नोड्स की। बहुत सारे नए लोग शायद यह नहीं समझते कि नोड्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। देखिए, अगर कोई नेटवर्क सिर्फ एक कंपनी के सर्वर्स पर चल रहा हो तो उसे इजीली कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अगर नेटवर्क दुनिया भर के हजारों कंप्यूटर्स पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसे शटडाउन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही ब्लॉकचेन की असली ताकत मानी जाती है। पाई नेटवर्क ने भी नोड सिस्टम को बहुत इंपॉर्टेंस दी है, और अगर फ्यूचर रेगुलेशंस डिसेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लीगल प्रोटेक्शन देने लगते हैं तो इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। अब दोस्तों, यहां एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है। दुनिया अभी सिर्फ टेक्नोलॉजी वॉर नहीं लड़ रही, दुनिया फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस वॉर भी लड़ रही है। हर बड़ी इकोनॉमी चाहती है कि फ्यूचर डिजिटल फाइनेंस में उसकी पोजीशन स्ट्रांग रहे। यूरोप अपने रेगुलेशंस बना रहा है, मिडिल ईस्ट क्रिप्टो हब्स बना रहा है, एशिया डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स को एक्सपैंड कर रहा है, और अमेरिका नहीं चाहता कि वह इस रेस में पीछे रह जाए। इसीलिए अब वहां बाईपार्टिसन सपोर्ट दिखाई देने लगा है, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी ग्लोबल स्केल पर बढ़ने लगती है तब पॉलिटिकल राइवल्स भी कई बार कॉमन ग्राउंड ढूंढ लेते हैं। अब दोस्तों, सवाल आता है कि इसका पाई नेटवर्क से कनेक्शन क्या है? तो कनेक्शन है टाइमिंग, क्योंकि हिस्ट्री में टाइमिंग बहुत पावरफुल रोल प्ले करती है। अगर कोई प्रोजेक्ट गलत समय पर लॉन्च हो जाए तो फेल हो सकता है, लेकिन अगर वही प्रोजेक्ट सही समय पर मैच्योर हो
तो एक्सप्लोसिव ग्रोथ देख सकता है। और बहुत सारे पाई सपोर्टर्स मानते हैं कि शायद नेटवर्क की स्लो प्रोग्रेस एक्चुअली स्ट्रेटेजिक प्रेपरेशन थी। केवाईसी कंप्लीट करना, फेक अकाउंट्स हटाना, इकोसिस्टम तैयार करना, डेवलपर्स जोड़ना, नोड्स एक्सपैंड करना, ये सभी चीजें टाइम लेती हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हीं चीजों से बनता है। अब दोस्तों थोड़ा फ्यूचर इमेजिनेशन करते हैं। मान लीजिए अगले कुछ सालों में दुनिया के अंदर डिजिटल पेमेंट्स बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं, ट्रेडिशनल बैंकिंग स्लो और एक्सपेंसिव साबित होने लगती है और डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स ज्यादा एक्सेसिबल हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कौन सरवाइव करेगा? वही नेटवर्क्स जिनके पास स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज होंगी, रियल यूटिलिटी होगी और स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। और दोस्तों यही कारण है कि आज पाई नेटवर्क को लेकर इतना क्यूरियोसिटी बिल्ड हो रहा है। और अभी जो ग्लोबल ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं वे क्लियरली यह बताते हैं कि ब्लॉकचेन और डिजिटल एसेट्स को इग्नोर करना अब पॉसिबल नहीं रहा। अब गवर्नमेंट्स उन्हें समझने और रेगुलेट करने की कोशिश कर रही हैं। और दोस्तों जब सिस्टम्स रेगुलेट होने लगते हैं तब मार्केट का अगला फेज शुरू होता है। अब दोस्तों यहां सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट आता है। पहले क्रिप्टो रेबल्स का मूवमेंट था, अब धीरे धीरे इंस्टीट्यूशंस एंटर करने लगे हैं। पहले गवर्नमेंट्स रेजिस्टेंस दिखाती थीं, अब फ्रेमवर्क्स बनाने लगी हैं। पहले ब्लॉकचेन अंडरग्राउंड डिस्कशन थी, अब ग्लोबल इकोनॉमिक डिस्कशन बनती जा रही है। और दोस्तों यही ट्रांजिशन फेज सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, लेकिन साथ ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी इसी फेज में होता है। वीक हैंड्स डर जाती हैं, इम्पेशेंट लोग एग्जिट कर जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म बिलीवर्स इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते रहते हैं। अब दोस्तों पी नेटवर्क की जर्नी भी कुछ ऐसी ही दिखाई देती है। स्लो प्रोग्रेस, कंटिन्यूअस कम्युनिटी बिल्डिंग, लॉन्ग वेटिंग पीरियड, इकोसिस्टम प्रेपरेशन और ग्रेजुअल एक्सपेंशन। दोस्तों कई बार हिस्ट्री में सबसे बड़े चेंजेस धीरे धीरे बिल्ड होते हैं और अचानक दुनिया को दिखाई देने लगते हैं। इंटरनेट भी ओवरनाइट सक्सेसफुल नहीं हुआ था, स्मार्टफोन्स भी एक दिन में मेन स्ट्रीम नहीं बने थे और ब्लॉकचेन अडॉप्शन भी शायद उसी तरह इवॉल्व होगा। अब दोस्तों हम समझेंगे कि आखिर क्लैरिटी एक्ट क्रिप्टो मार्केट को प्रैक्टिकली कैसे बदल सकता है, क्यों पुराने ऑल्टकॉइंस प्रेशर में आ सकते हैं, क्यों कंप्लायंस फ्यूचर का सबसे बड़ा वेपन बन सकता है और आखिर क्यों कुछ लोग मानते हैं कि पाई नेटवर्क आने वाले रेगुलेटेड डिजिटल इकोनॉमी फेज में स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होल्ड कर सकता है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि अगला भाग जल्दी आए और भी ज्यादा पावरफुल हो तो वीडियो को पूरा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि आगे जो इंफॉर्मेशन आने वाली है वह शायद आपकी पूरी पर्सपेक्टिव बदल दे। दोस्तों पिछले भाग में हमने समझा कि आखिर क्यों पूरी दुनिया के अंदर डिजिटल एसेट्स को लेकर माहौल तेजी से बदल रहा है और कैसे गवर्नमेंट्स अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इग्नोर करने की बजाय रेगुलेट करने की तरफ बढ़ रही हैं। लेकिन दोस्तों अब हम उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहां हमें सरफेस लेवल इंफॉर्मेशन से ऊपर उठकर पूरे सिस्टम को समझना होगा, क्योंकि दोस्तों आज जो बैटल चल रही है वह सिर्फ क्रिप्टो मार्केट की बैटल नहीं है, यह बैटल है कंट्रोल की, यह बैटल है फ्यूचर फाइनेंस की, यह बैटल है इस बात की कि आने वाले समय में दुनिया का डिजिटल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कौन डिफाइन करेगा। और दोस्तों इसी वजह से आज क्लैरिटी एक्ट को लेकर इतनी बड़ी चर्चा हो रही है। अब दोस्तों सबसे पहले हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी होगी। अभी तक क्रिप्टो मार्केट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी नहीं था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम अनसर्टेनिटी था, क्योंकि कंपनीज को पता ही नहीं था कि फ्यूचर में रेगुलेटर्स उन्हें किस कैटेगरी में डालेंगे। कई प्रोजेक्ट सालों तक बिल्ड करते रहे, लेकिन अचानक उन पर लीगल प्रेशर आ गया। अब दोस्तों सबसे पहले हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी होगी। अभी तक क्रिप्टो मार्केट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी नहीं था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम अनसर्टेनिटी था, क्योंकि कंपनीज को पता ही नहीं था कि फ्यूचर में रेगुलेटर्स उन्हें किस कैटेगरी में डालेंगे।
कई प्रोजेक्ट्स सालों तक बिल्ड करते रहे, लेकिन अचानक उन पर लीगल प्रेशर आ गया। कई एक्सचेंजेस डर में ऑपरेट कर रहे थे, इन्वेस्टर्स कंफ्यूज थे, डेवलपर्स अनसर्टन थे, और यही अनसर्टनिटी पूरे मार्केट ग्रोथ को स्लो कर रही थी। लेकिन दोस्तों, अब पहली बार ऐसा दिखाई दे रहा है कि अमेरिका ऑफिशियली रूल्स डिफाइन करने की तरफ बढ़ रहा है, और यही वह मोमेंट है जिसे बहुत सारे लोग क्रिप्टो इंडस्ट्री का टर्निंग पॉइंट मान रहे हैं। अब दोस्तों, थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं कि क्लैरिटी एक्ट आखिर करना क्या चाहता है, क्योंकि पाई नेटवर्क ने शुरुआत से ही कुछ ऐसे सिस्टम्स बनाए जो रेगुलेटेड फ्यूचर में यूजफुल साबित हो सकते हैं। अब दोस्तों, यहां केवाईसी की बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग पहले केवाईसी प्रोसेस को अननेसेसरी समझते थे। उन्हें लगता था कि इससे डिसेंट्रलाइजेशन खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर किसी नेटवर्क को ग्लोबल स्केल पर लीगल एक्सेप्टेंस चाहिए, तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट्स फेक अकाउंट्स और इलीगल फाइनेंशियल एक्टिविटी को लेकर हमेशा सेंसिटिव रहती हैं। और यही कारण है कि पाई नेटवर्क ने शुरुआत से ह्यूमन वेरिफिकेशन मॉडल पर बहुत फोकस किया। उसने कंप्लायंस रिलेटेड ग्राउंडवर्क पर काफी ध्यान दिया, और रेगुलेटेड फ्यूचर में यह चीज एडवांटेज बन सकती है। अब दोस्तों, थोड़ा कंपेयर करके समझते हैं। बहुत सारे ओल्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनका पूरा फोकस सिर्फ स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग पर था। उन्होंने स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी तो बनाई, लेकिन रियल वर्ल्ड यूटिलिटी पर कम काम किया। कुछ प्रोजेक्ट्स पूरी तरह एनोनिमस स्ट्रक्चर पर डिपेंड करते रहे। कुछ प्रोजेक्ट्स रेगुलेटरी कंसर्न्स को इग्नोर करते रहे। लेकिन दोस्तों, फ्यूचर मार्केट शायद पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे गवर्नमेंट्स रूल्स डिफाइन करेंगी, वैसे वैसे सर्वाइवल क्राइटेरिया बदल जाएगा। अब दोस्तों, यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट माइंडसेट समझिए। क्रिप्टो मार्केट के शुरुआती फेज में सबसे ज्यादा फायदा स्पीड को मिलता था। जो जल्दी लॉन्च हुआ वह आगे निकल गया। लेकिन मैच्योर फेज में सबसे ज्यादा फायदा स्टेबिलिटी को मिलता है, और यही ट्रांजिशन अभी दिखाई देने लगा है। अब प्रोजेक्ट से सिर्फ हाइप नहीं पूछा जाएगा, अब पूछा जाएगा आपकी लीगल स्ट्रक्चर क्या है, आपका इकोसिस्टम कितना एक्टिव है, आपके यूजर्स रियल हैं या फेक, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना स्केलेबल है, और आपके पास रियल अडॉप्शन पोटेंशियल कितना है। दोस्तों, यही रीजन है कि अब डिस्कशन सिर्फ प्राइस प्रेडिक्शंस तक लिमिटेड नहीं रही। अब डिस्कशन कंप्लायंस और सस्टेनेबिलिटी तक पहुंच चुकी है। अब दोस्तों, बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की, क्योंकि यह क्रिप्टो वर्ल्ड का सबसे मिसअंडरस्टूड टॉपिक है। बहुत सारे लोग सोचते हैं डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब रूल्स खत्म होना है, लेकिन रियलिटी में डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टिसिपेशन। मतलब पावर सिर्फ एक अथॉरिटी के पास न होकर पूरे नेटवर्क में स्प्रेड हो। और दोस्तों, यही चीज ब्लॉकचेन को पावरफुल बनाती है। अब इमेजिन कीजिए, अगर फ्यूचर में कोई नेटवर्क मिलियंस ऑफ यूजर्स और थाउजेंड्स ऑफ नोड्स के साथ ग्लोबली एक्टिव हो जाए, तो उसे कंप्लीटली स्टॉप करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। और गवर्नमेंट्स भी इवेंचुअली उसी चीज को रेगुलेट करने की कोशिश करती हैं जिसे कंप्लीटली एलिमिनेट करना पॉसिबल न हो। अब दोस्तों, यही पॉइंट पाई नेटवर्क सपोर्टर्स बार बार हाईलाइट करते हैं। वे कहते हैं कि पाई सिर्फ कॉइन नहीं, बल्कि कम्युनिटी ड्रिवन इंफ्रास्ट्रक्चर बनने की कोशिश कर रहा है। अब दोस्तों, यहां हमें साइकोलॉजिकल एंगल भी समझना होगा। मार्केट हमेशा फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस पर चलता है। अगर लोगों को लगता है कि फ्यूचर में कोई टेक्नोलॉजी मेनस्ट्रीम बन सकती है, तो वे उसके आसपास इकोसिस्टम बिल्ड करना शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे वही बिलीफ नेटवर्क इफेक्ट क्रिएट करता है। अब दोस्तों, नेटवर्क इफेक्ट दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमिक फोर्सेस में से एक माना जाता है, क्योंकि जैसे जैसे ज्यादा लोग किसी सिस्टम में जुड़ते हैं, वैसे वैसे उस सिस्टम की यूजफुलनेस बढ़ती जाती है। एग्जाम्पल के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को देखिए। शुरुआत में बहुत कम लोग थे, इसलिए वैल्यू लिमिटेड थी। लेकिन जैसे जैसे यूजर्स बढ़ते गए,
प्लेटफॉर्म्स पावरफुल होते गए। और दोस्तों, ब्लॉकचेन नेटवर्क्स में भी यही प्रिंसिपल लागू होता है। अगर यूजर्स बढ़ें, डेवलपर्स बढ़ें, ट्रांजैक्शंस बढ़ें, एप्लीकेशंस बढ़ें, तो पूरा इकोसिस्टम स्ट्रॉन्गर होता जाता है। अब दोस्तों, पाई नेटवर्क की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही मानी जाती है कि उसने मैस पार्टिसिपेशन मॉडल अपनाया। उसने ब्लॉकचेन को टेक्निकल एक्सपर्ट्स तक लिमिटेड नहीं रखा, बल्कि ऑर्डिनरी स्मार्टफोन यूजर्स तक पहुंचाने की कोशिश की। और दोस्तों, यह स्ट्रैटेजी फ्यूचर में बहुत पावरफुल साबित हो सकती है, क्योंकि फ्यूचर उन्हीं प्लेटफॉर्म्स का होता है जो सिंप्लिसिटी और एक्सेसिबिलिटी दोनों देते हैं। अब दोस्तों, थोड़ा डीप डाइव करते हैं। ग्लोबल पॉलिटिक्स में आज दुनिया सिर्फ इकोनॉमिक कंपटीशन नहीं लड़ रही, आज टेक्नोलॉजी सॉवरेंटी की रेस चल रही है। हर बड़ी कंट्री चाहती है कि फ्यूचर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में उसकी इन्फ्लुएंस बनी रहे। इसीलिए अब ब्लॉकचेन और एआई जैसी टेक्नोलॉजीज नेशनल लेवल डिस्कशन बन चुकी है। और दोस्तों, अगर अमेरिका क्रिप्टो रेगुलेशन में क्लियर फ्रेमवर्क बना देता है, तो इसका इंपैक्ट सिर्फ अमेरिका तक लिमिटेड नहीं रहेगा। पूरी दुनिया के मार्केट्स उस डायरेक्शन को क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि ग्लोबल फाइनेंस इंटरकनेक्टेड है। अब दोस्तों, इमेजिन कीजिए, अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को क्लियर लीगल एनवायरनमेंट मिलने लगे, तो क्या होगा। बड़ी कंपनीज कॉन्फिडेंटली ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स में एंटर कर सकती हैं, बैंक्स नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं, पेमेंट सिस्टम्स इवॉल्व हो सकते हैं और पूरा मार्केट अगले लेवल पर जा सकता है। लेकिन दोस्तों, यह कंपटीशन भी बहुत इंटेंस होगा। हर प्रोजेक्ट सरवाइव नहीं करेगा, क्योंकि रेगुलेटेड मार्केट में वीक स्ट्रक्चर जल्दी एक्सपोज हो जाते हैं। अब दोस्तों, यही रीजन है कि कई लोग कहते हैं फ्यूचर में वही प्रोजेक्ट्स टिकेंगे जिनके पास स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, रियल यूजर्स होंगे, क्लियर इकोसिस्टम होगा और कंप्लायंस रेडीनेस होगी। अब दोस्तों, पाई नेटवर्क को लेकर सपोर्टर्स यही आर्ग्यूमेंट देते हैं कि नेटवर्क ने वर्षों तक फाउंडेशन बिल्ड करने पर फोकस किया है। दोस्तों, अगर वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताइए, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में पाई नेटवर्क रेगुलेटेड डिजिटल इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा बन सकता है। और अगर आप ऐसी ही डीप एनालिसिस वाली वीडियोस देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।